हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रीति और आज हम करने वाले हैं मस्कुलर सिस्टम, लोकोमोशन एंड मूवमेंट का मसल्स पार्ट। मसल्स के स्टडी को मायोलॉजी कहते हैं और इट इज ऑल्सो नेम्ड एज, और क्या बुलाते हैं, सार्कोलॉजी। जैसा कि हमने पीछे वाले पार्ट कंप्लीट किए थे, बोन्स में आपने सारे पार्ट कवर कर लिए थे, सारे नेम्स और नंबर कहाँ पे लोकेट करता है ये सब हमने पढ़ लिया था। अब हमारी बारी है कि मस्कुलर पार्ट में क्या क्या आता है, मसल्स में हमने क्या क्या पढ़ने। मैंने डायरेक्टली यहाँ पे स्टार्ट किया है क्योंकि इसके बाद हम कंप्लीट करेंगे नंबर ऑफ मसल्स की ओरिजिन में मीजोडर्म हमने लिख रखा है, एक्सेप्शन एक्टोडर्म भी इसके अंदर आता है, प्लस प्रॉपर्टीज इज एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, इलास्टिसिटी एंड एक्सटेंसिबिलिटी। ये अलग अलग टर्म्स लिखे, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स। वैसे मैं अगर आपसे बात करूं तो मूवमेंट भी 3 तरह का होता है। वन इज अमीबॉइड, सेकेंड इज सीलियरी एंड थर्ड इज मस्कुलर। क्लियर है? अमीबॉइड मूवमेंट, सीलियरी मूवमेंट एंड मस्कुलर मूवमेंट आर देयर। और हमने मस्कुलर मूवमेंट अगर देखना है तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स, स्ट्रिएटेड, अनस्ट्रिएटेड एंड कार्डियक. It is also named as skeletal muscle, smooth muscle, also visceral muscle and cardiac is named as heart muscle. ये यहाँ पे भी हमने पढ़ना है और सेम टॉपिक का जब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स मतलब 11th में 7 चैप्टर हम पढ़ते हैं, 7वां चैप्टर वहां पर भी सेम टॉपिक दी हुई है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। टिश्यूज के बारे में ही हमने पढ़ना है, क्यों ना एक ही जगह पढ़ के इसको कवर कर ले जिससे हमारा टाइम बच जाएगा। आइए देखते हैं। फर्स्ट इज स्ट्रिएटेड, नेक्स्ट इज अनस्ट्रिएटेड एंड थर्ड इज कार्डियक मसल। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स। ठीक है, अब मसल्स में अगर मैं बात करती हूं तो शेप, बच्चे शेप की अगर बात करते हैं तो कार्डियक मसल दिखता स्ट्रिएटेड के जैसा है और फंक्शन नॉन स्ट्रिएटेड के जैसा करता है। दैट मीन्स शेप इज सिलेंड्रिकल व्हाइल फंक्शन इज इनवॉलेंट्री इन एक्शन। दिल पे हाथ रख के अगर हम बात करते हैं कि अभी दिल रुक जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। हमारे जो फंक्शंस हैं, जो हमारे पार्ट्स हैं, वो हार्ट अपने आप चलता है, खुद के मस्कुलर मूवमेंट से वो उसको चलाया जाता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं तो इसकी शेप होती है सिलेंड्रिकल, इट इज स्पिंडल। मैंने शेप स्पिंडल बना रखी है। अगर इसकी बात आपसे करते हैं तो सिंपल टर्म्स, ये आएगी शेप ऐसे। बैंड्स आर प्रेजेंट, ए बैंड एंड आई बैंड्स, दैट इज लाइट बैंड एंड डार्क बैंड्स आर प्रेजेंट। दीज आर नेम्ड एज लाइट एंड डार्क बैंड्स। बच्चे ये जो लाइन बना रही हूं, दीज आर लाइट एंड डार्क बैंड्स की बात कर रहा है। प्लस अ सिंगल न्यूक्लियस, लेकिन यहां पे मल्टी न्यूक्लिएटेड अगर मैं इसके स्पिंडल की बात करती हूं, अ सिंगल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। आपकी शेप की ऐसे बात की जाए तो ये शेप ऐसे आता है कुछ, स्पिंडल इन शेप। और थर्ड की अगर बात करते हैं तो शेप इज सिलेंड्रिकल, दिखता बिल्कुल सिलेंड्रिकल है। ये देखिए सिलेंड्रिकल शेप की अगर हम बात करते हैं, बट इंटर कैलरी डिस्क इज प्रेजेंट। ये इंटर कैलरी डिस्क प्रेजेंट है, जो कि इंटर कैलरी डिस्क इनके बीच में नहीं होती। कार्डियक की ये यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, बीच में पार्टीशन सेप्टा प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज इंटर कैलरी डिस्क। इंटर कैलरी डिस्क आपके फर्स्ट में एब्सेंट होता है, सेकंड में एब्सेंट होता है, बट लास्ट में प्रेजेंट होता है। फर्स्ट वाला मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, दैट इज नोन एज सिंसाइटियम, बट लेटर ऑन ये दोनों यूनि न्यूक्लिएट, दैट मीन्स प्रेजेंस ऑफ सिंगल न्यूक्लियस। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ फाइबर्स की बात करते हैं, दैट इज अनब्रांच्ड। इनमें ब्रांचिंग्स नहीं दिखाई दे रही, लेकिन लास्ट वाले की अगर हम बात करें तो फर्दर इनमें ऐसे ब्रांचेस प्रेजेंट होते हैं, सो दे आर नेम्ड एज ब्रांच्ड। कंट्रोल्ड बाय, हमारे कंट्रोलिंग की बात स्केलेटल, हाथ और पैर, लिम्स की बात करते हैं। लिम्स में सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमें कंट्रोल करता है। अगर मैं इंटरनल ऑर्गन, क्योंकि विसरल ऑर्गन्स दैट इज नोन एज इंटरनल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन को कौन कंट्रोल करता है, दैट इज ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, ANS। जबकि कार्डियक की बात करते हैं बच्चे तो हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम मेडुला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट होता है,
इसलिए कंट्रोल्ड बाय बोथ एएनएस एंड सीएनएस, क्योंकि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों के दोनों पर्टिकुलर एक साथ मिलके काम करते हैं। एक अगर बढ़ाएगा तो दूसरा घटाएगा। साथ में मेडुला ऑब्लोंगेटा सर्कुलेटरी सेंटर का काम करता है। नेक्स्ट, ब्लड सप्लाई। फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं, स्केलेटल है, दैट इज बोन्स आर प्रेजेंट, बोन मैरोज आर देयर, सो अबंडेंट कहा जाता है। बट इंटरनल विसरल ऑर्गन में ब्लड की सप्लाई थोड़ी कम होती है, और इधर हार्ट का काम ही है पंपिंग करना, ब्लड से उसका खेलने का काम ही है, इसलिए रिच इन ब्लड सप्लाई। नेक्स्ट आते हैं, डू नॉट फटेग, सूनर फटेग, डू नॉट फटेग, नेवर फटेग। पहला वाला जल्दी थकेगा, बच्चे जब काम ज्यादा करेगा तो थकेगा भी। यही थकने का मतलब है लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। तो हमारे स्केलेटल मसल्स जो होती हैं, जो स्ट्रिएटेड मसल्स होती हैं, जो वॉलेंट्री मसल्स होती हैं, वॉलेंट्री मीन्स हमारे विल पावर से काम करने वाली, हमारे मन से चलने वाली, लेकिन हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हमारे मन से नहीं चलते, सो विल पावर आर एब्सेंट। और अगर विल पावर एब्सेंट है तो उसे कहते हैं इनवॉलेंट्री इन नेचर। क्लियर आ गया? लाइट एंड डार्क बैंड, अभी जस्ट बताया लाइट एंड डार्क बैंड्स आर प्रेजेंट, तो इसमें भी प्रेजेंट दिखाई दे रहा है, इसमें भी प्रेजेंट दिखाई दे रहा है, बट इसमें कोई बैंड्स प्रेजेंट नहीं है, सो लाइट एंड डार्क बैंड्स आर एब्सेंट इन दिस पार्ट। नेक्स्ट आता है इंटर कैलरी, अभी बताया था बीच में अगर पार्टीशंस दिखाई देते दैट इज नोन एज सेप्टा। अगर इंटर कैलरी डिस्क प्रेजेंट होगा तो वो केवल और केवल कार्डियक में, और किसी में ये प्रेजेंट नहीं होता। एंड लास्टली वॉलेंट्री, अभी बताया था हमारे विल पावर से जो चलेगा दैट इज वॉलेंट्री, ये हमारे विल पावर से नहीं चलते, इसलिए इसे कहते हैं इनवॉलेंट्री इन फंक्शन। आ गई बात समझ में? मतलब हमारे 3 पार्ट, इतना अगर आपने याद कर लिया तो मसल्स हमारा कंप्लीट है। अब हम मसल्स की फिजियोलॉजी पे जाएंगे। स्केलेटल मसल्स में कौन सा एक्टिन, मायोसिन, इनके फंक्शंस देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं। देखिए, मसल्स, स्टडी ऑफ मसल इज नोन एज मायोलॉजी और ऑल्सो नोन एज सार्कोलॉजी। नेक्स्ट आता है टोटल नंबर ऑफ मसल्स। टोटल नंबर ऑफ मसल्स इज बच्चे 639, इन विच 637 इज mesodermal एंड 2 मसल्स आर एक्टोडर्मल। ये जो 2 मसल्स होती हैं ये एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन होती हैं। टोटल नंबर ऑफ मसल्स 639, जिसमें से 637 मसल्स आर मेसोडर्मल while 2 मसल्स आर एक्टोडर्मल। इनमें की 2 मसल्स हमारी एक्टोडर्मल प्रेजेंट होती हैं। अब इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट पॉइंट, यूनिट ऑफ मसल एंड यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। दोनों बातें अलग अलग हैं। यूनिट ऑफ मसल इज नोन एज मसल फाइबर, जिसे मायोफाइब्रिल कहते हैं, जबकि यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज नोन एज सार्कोमियर। कभी भी गलती मत करना, क्वेश्चन जब आप पढ़िए तो बहुत सोच समझ के पढ़िए कि पूछा क्या है, मसल्स की यूनिट पूछा है या उसके कॉन्ट्रैक्शन की पूछा है। अगर मसल की यूनिट पूछेगा तो मसल फाइबर दैट इज मायोफाइब्रिल, और उसके कॉन्ट्रैक्शन की अगर पूछेगा तो उसे हम क्या बुलाएंगे, सार्कोमियर। क्लियर आ गया? अब हमारी बारी आती है कवरिंग, कवरिंग ऑफ मसल। वैसे तो कवरिंग ऑफ मसल इज एपिमाइसियम, बट इनके 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज एंडोमाइसियम,
सेकेंड इज पेरीमाइसियम, और सबसे ऊपर वाला कहलाता है एपीमाइसियम। एंडोमाइसियम, पेरीमाइसियम और एपीमाइसियम। अब ये क्या क्या है इसकी स्टडी करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए, मसल फाइबर इज कवर्ड बाय मसल फाइबर किसका कवर्ड होता है, तो हम कहते हैं मसल फाइबर इज कवर्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू, अ लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, बाय अ लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू नोन एज एंडोमाइसियम। इसे हम क्या बुलाते हैं, एंडोमाइसियम। मसल फाइबर के ऊपर जो कवर, क्योंकि यूनिट एक है, इस यूनिट के ऊपर जो कवर आएगा दैट इज नोन एज एंडोमाइसियम। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप स्टार पॉइंट करके लिखिए। मसल फाइबर कंबाइन टू फॉर्म fasciculi। कंबाइंड बंडल बनेगा, बंडल ऑफ मसल फाइबर fasciculi, एंड ईच fasciculi इज कवर्ड बाय, मतलब नेक्स्ट पॉइंट, ईच fasciculi इज covered by layer of connective tissue known as, क्या बुलाएंगे हम इसे, पेरीमाइसियम। वेरी गुड। आंसर ऐसे जैसे आप आंसर दे रहे हैं वैसे ही आंसर देते रहिए, जिसकी ये तो पता चले कम से कम आपके आंसर्स करेक्ट हैं। अब इसमें आते हैं, हमारा एपीमाइसियम, एंडोमाइसियम हो गया, पेरीमाइसियम हो गया, बच क्या गया, एपीमाइसियम। अब फैसिकुलाइज के बंडल हो जाएं, फैसिकुलाइज कंबाइंड कर जाए तो हम क्या कहेंगे, मैनी फैसिकुलाई कंबाइन टू फॉर्म क्या बनाएंगी, मसल। एंड कवरिंग ऑफ मसल by layer of connective tissue known as एपीमाइसियम। बच्चे क्लियर हो गया, एक एक पॉइंट क्लियर होनी चाहिए। नहीं आता है रिप्लाई, हम आपको आंसर देंगे। मसल फाइबर की कवरिंग कनेक्टिव टिश्यू से एंडोमाइसियम, जब फैसिकुलाई बंडा कंबाइन करेगा तो उसके ऊपर की कवरिंग पेरीमाइसियम, और ये कंबाइन करके मसल्स बनाते हैं तो मसल्स की कवरिंग क्या कहलाएगी, एपीमाइसियम। मतलब कवरिंग ऑफ मसल्स हमारा क्लियर हो गया। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए साथ साथ अगर नोट करना हो तो नोट करते जाइए, वरना इजीएस्ट वे नहीं आप नोट कर सकते हैं, टेक अ स्क्रीनशॉट जिससे आप बाद में आराम से पढ़ सको। सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्म, सार्कोन्ड्रिया, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्को वर्ड फॉर मसल्स, लेमा फॉर membrane, plasma membrane of muscle, fluid is cytoplasm of muscles, सार्कोन्ड्रिया, किसे, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ मसल्स,
एंड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आंसर दो, बहुत इजी है, रेटिकुलम से ही पता चल गया। इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज ER ऑफ मसल्स। क्लियर आ गया? ये तो था मसल्स के पार्ट कि बाहर की कवरिंग सार्कोलेमा, देन सार्कोप्लाज्म, सार्कोन्ड्रिया एंड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बारी आती है कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या क्या चाहिए। मायोफाइब्रिल, एक चीज और याद करेंगे, ER जो है बेटा ये स्टोर करता है, स्टोर कैल्शियम, इसे स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम भी कहते हैं, यही वो कैल्शियम को स्टोर करके रखता है। एक पॉइंट ये याद रखेंगे, मायोफाइब्रिल ये प्रोटीन कंसिस्ट करती है, दो तरह के बैंड होते हैं इसके पास, आई बैंड, ए बैंड। आई बैंड इज नोन एज आइसोट्रॉफिक बैंड, या फिर इसी को हम कहते हैं लाइट बैंड, जबकि ए बैंड कहलाता है एन आइसोट्रॉफिक बैंड, या फिर इसी को आप बुलाते हो डार्क बैंड। क्लियर? आई बैंड को आइसोट्रॉफिक या फिर लाइट बैंड, ए बैंड को हम एन आइसोट्रॉफिक या फिर क्या बुला सकते हैं, दैट इज नोन एज डार्क बैंड। क्लियर आया? अब एक एक, क्योंकि आई बैंड जो है इट इज कंपोज्ड ऑफ एक्टिन एंड ए बैंड इज कंपोज्ड ऑफ मायोसिन। करें, चलिए नोट कर लिया। आई बैंड composed of light protein known as actin, while A band composed of heavy protein known as myosin। हैवी प्रोटीन को मायोसिन कहते हैं, लाइट प्रोटीन को एक्टिन कहते हैं। क्लियर है? अब इसके बाद क्या आएगा, लाइट प्रोटीन की वजह से इट इज नेम्ड एज, और हैवी की वजह से इसका क्या नाम रखा जाएगा, इट इज नोन एज थिन फिलामेंट एंड इट इज नोन एज थिक फिलामेंट। थिन एंड थिक फिलामेंट, इस नाम से इनको जानते हैं। क्लियर है? आइए थोड़ा सा और आगे अच्छा पढ़ते हैं। पहला, लाइंस, इसे कहते हैं जेड लाइन, दैट इज नोन एज जेड लाइन। ठीक है? बीच में आता है मिड पार्ट, बहुत ध्यान से देखना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? अब अगर मैं नॉर्मली बोलूं तो इट इज नोन एज आई बैंड, और बीच वाले को कहते हैं ए बैंड। ठीक है? दिस जेड लाइन की डिस्टेंस, इसी डिस्टेंस को हम क्या बुलाते हैं, सार्कोमियर। टू एडजेसेंट ऑफ जेड लाइन और इसके बीच के डिस्टेंस को हम क्या बुलाते हैं, सार्कोमियर। कोई भी टिपिकल लैंग्वेज हम यूज नहीं कर रहे हैं जिससे आप डिस्टर्ब हो, सिंपल लाइन ध्यान देना, दो जेड लाइन के बीच के डिस्टेंस को क्या बुलाते हैं, सार्कोमियर, और इसी को ऑल्सो नोन एज आप क्या बुला सकते हैं, क्राउज मेम्ब्रेन। इट इज ऑल्सो नोन एज क्राउज मेम्ब्रेन। ठीक है? अंदर की अगर मैं बात करती हूं, अब देखो
आई बैंड की अगर हम और बात करें तो बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, उसे हम बाद में करेंगे कि एक्टिन अगर बना तो कैसे बना, लेकिन सिंपल अभी ये जो बीच में बेटा नॉन ओवरलैप्ड पार्ट दिखाई दे रहा है, जो खाली पार्ट दिखाई दे रहा है, और एक पार्ट जो ओवरलैप्ड दिख रहा है, थिक और थिन बैंड का जो ओवरलैप्ड पार्ट दिख रहा है, इट इज नोन एज एम लाइन, और जो नॉन ओवरलैप्ड पार्ट है इट इज नोन एज एच लाइन। जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो वर्ड ऐसे आता है, द सेंट्रल पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट विच इज नॉट ओवरलैप्ड is known as H line or Hansen's line, and the part which is overlapped with thin and thick filament is known as M line, and the distance between two Z line is known as sarcomere। क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं? अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आगे देखो, बोर तो नहीं हो रहे, पढ़ लेते हैं। और पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि पेपर है, और हमें क्वालिफाइड भी करना है, और हमने फर्स्ट डे टारगेट लिया है, पूरे में पूरे नंबर ला के दिखाएंगे। वी बिकम अ फर्स्ट रैंक होल्डर। तो थोड़ी सी स्माइल रख के और पढ़ाई स्टार्ट करो। ऐसा आप समझिए कि हम आपको देख रहे हैं, और हम आपको देख भी रहे हैं, बस फेस इमेजिनेट कर लेंगे, लेकिन आपने जो पढ़ना है वो इतने ध्यान से करना है, क्योंकि आज हमें किसी भी हाल में ये टॉपिक कंप्लीट करनी है, ताकि नेक्स्ट क्लास हम नोट पॉइंट कवर कर पाएं। और फिर हम कहेंगे इस चैप्टर से अगर 2 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 8 नंबर का क्वेश्चन कहीं से आके दिखाए, हमें आता है। ये वर्डिंग आप सबकी होनी चाहिए, ठीक है? चलिए, उसी जोश से जो अभी अभी आपको भरा गया है, उसी जोश से अब पढ़ाई आगे स्टार्ट करेंगे। हमने ए और आई बैंड मतलब एक्टिन और मायोसिन की बात की है, तो पहले मैं एक्टिन की ही बात कर लेती हूं। एक्टिन की अगर मैं बात करती हूं बच्चे, अ सिंगल प्रोटीनेशियस पार्ट, इसको कहते हैं जी एक्टिन, दैट इज ग्लोब्यूलिन एक्टिन। ये सिंगल वाला पार्ट अगर फिलामेंट में अरेंज हो जाए, लीनियरली अरेंज हो जाए, इट इज नोन एज एफ एक्टिन। इसी को हम फिलामेंटियस एक्टिन कहते हैं। और दीज लीनियर एक्टिन इज अरेंज्ड हेलिकली, ये ऐसे हेलिकल अरेंज कर जाएं, ठीक, ये अगर हेलिकल अरेंज कर जाएं, दैट इज नोन एज एक्टिन। इसे हम क्या बुलाते हैं? एक्टिन। फिर से देख लो, सिंगल दिखा तो ग्लोब्यूलिन एक्टिन, लाइन वाइज लीनियरली दिखा तो एफ एक्टिन, और यही चीज अगर हेलिकल अरेंजमेंट में आ गई तो उसे हम क्या बुलाते हैं? एक्टिन। अब देखो, यूनिफॉर्म एल शेप स्ट्रक्चर, ये है यूनिफॉर्म एल शेप स्ट्रक्चर, इट इज नोन एज ट्रोपोमायोसिन, ठीक है? अब ये देखो, अगर मैं बैक साइड दिखाऊं तो ऐसे डॉटेड लाइन, फिर ऐसे यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर ये दिखेगा, और इनके ऊपर ऐसे ये 3 स्ट्रक्चर एडेड दिखते हैं। दिस पार्ट इज नोन एज ट्रोपोनिन, इसे हम बुलाते हैं ट्रोपोनिन। फिर हमारा क्या हो गया? आई बैंड पूरा हो गया। कैसे? अगर मैं आई बैंड का स्ट्रक्चर बनाऊं बच्चे, तो हमने ऐसे तो बनाया था, इसका मतलब दैट इज हेलिकल पार्ट, ये ऐसे हेलिकल पार्ट है, और इस हेलिकल पार्ट के ऊपर मैं ऐसे अगर ये बना दूं, हो गया पूरा। आई बात समझो, बस इमेजिनेट करना है कि यही वो पार्ट था आई बैंड में, और अंदर ए बैंड हमने अभी पढ़ना है, तो ये पूरा पार्ट बन गया। और आपके साथ साथ बता दो, ट्रोपोनिन अगर हम ऐसे 3 बनाते हैं, ये तो वन इज नोन एज टीपीटी, अनदर इज नोन एज टीपीआई, नेक्स्ट इज नोन एज टीपीसी। टीपीटी ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन अटैचमेंट साइट, टीपीआई आई फॉर इनहिबिटर, दैट इज ट्रोपोनिन इनहिबिटर साइट, एंड सी फॉर कैल्शियम रिलीजर, मतलब ये कैल्शियम लेगा।
तो कोई भी चीज, सीधी सी बात है, हमारी बॉडी में कोई भी चीज अगर प्रेजेंट होती है तो रिलीज करती है, तो उसके साथ उसका इनहिबिटर भी होता है, तो रिलीजर भी है और इनहिबिटर भी है। तो यहां तक हमारा ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन एंड एक्टिन क्लियर हो गया। नेक्स्ट करते हैं मायोसिन। मायोसिन की अगर मैं बात करूं, मायोसिन सीधी सी बात है, हैवी प्रोटीन है। अब इसमें क्या प्रेजेंट होता है, मैं सिंपल डायग्राम, वैसे तो वो सांप वाला डायग्राम बना रखा है बुक में, मैं सिंपल डायग्राम आपको दिखा रही हूं। आगे वाले पोर्शन को हम कहते हैं हैवी मीरोमायोसिन और पीछे वाले पोर्शन को कहते हैं LMM। इसे बुलाते हैं लाइट मीरोमायोसिन और इसे बुलाते हैं हैवी मीरोमायोसिन। ठीक है, और सबसे मेन चीज, इनके हेड पे अटैचमेंट साइट दैट इज कैल्शियम बाइंडर साइट प्रेजेंट होता है और इसके साथ साथ ATP जनरेशन साइट, क्योंकि बिना एनर्जी के कोई चीज अटैचमेंट पे नहीं जा सकती। जब भी कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है या रिलैक्स करता है, ATP इज नीडेड। अब ATP की फुल फॉर्म तो बताने की जरूरत नहीं है, दैट इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ATP हमेशा जनरेट होगा तभी मसल कॉन्ट्रैक्शन की पावर चलेगी। यहां तक क्लियर। अब हम मसल कॉन्ट्रैक्शन करने जा रहे हैं, तो एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज करके देखो, और यहां तक किसी को समझ में नहीं आया है देन फास्टली कमेंट, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करती हूँ, फटाफट आंसर दीजिए, क्वेश्चंस देख लो, एक बार रिवाइज भी करके देख लो क्या चीजें आपको नहीं आई हैं। स्टार्ट करें। ध्यान से समझना, बहुत शॉर्ट टर्म्स में लिखवाऊंगी, वो बोरिंग वाली कहानी पढ़ने की और लिखने की जरूरत नहीं है जिसकी वजह से आपको ये लगे कि नहीं हमें तो ये समझ में ही नहीं आ रहा क्या होगा, क्या लिखेंगे हम। आज आप लोगों को रंग बिरंगे चौक से लिखाते हैं। देखो, स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। सारे नहा के बैठे हो, नहीं नहाया? नहाने के लिए जब हम जाते हैं ठंडियों के समय में, ठंडा ठंडा पानी और गरम गरम पानी, गीजर ऑन करते हैं। ठीक है, मान लो आपके घर में गीजर इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है और सिलेंडर वाला भी हो सकता है। मान लिया सिलेंडर वाला है, ठीक, सिलेंडर घर के बाहर लगा हुआ है, मतलब कमरे के बाथरूम के बाहर है, ठीक है, और आप अंदर गए, ऑन सारा कर दिया, सब कुछ पानी आ रहा है, तब तक आप ब्रश वश करने में बिजी हो, टब में पानी भर रहा है, ठीक है, ऊपर से आपको जल्दी हो रखी है, इतनी जल्दी कि पूछो मत, कि किसी तरह से जल्दी तैयार होना है और तैयार होके बस भागना है हमने। हो सकता है आपकी 8 बजे का स्कूल हो और 7:55-50 इधर ही हो गया हो, ठीक है, आप ध्यान नहीं दे रहे हो, उधर गैस गीजर अगर है तो गैस खत्म हो गई, या मम्मी ने ये नहीं ध्यान दिया कि सारे घर में नहा लिए और गैस का रेगुलेटर ऑफ कर दिया, तुम्हारे नल में पानी आ रहा है, आपका ध्यान ऊपर नहीं जाता है कि उसमें बर्निंग चल रही है या नहीं। लाइट वाला है तो मान लो लाइट चली गई, आपके दिमाग में अच्छा पानी तो भरा ही होगा, सुबह का गीजर ऑन है, ठीक, और वो ठंडा पानी, एक तो होता है कि हम टब के बाहर आराम से स्टूल लगाते हैं, बैठते हैं, फिर उंगली से पानी को चेक करते हैं, ऐसे ऐसे हिलाते हो, ये चेक करते हैं हम कि पानी ठंडा है या गर्म है। पानी थोड़ा सा भी अपने बराबर नहीं लगता तो दोनों नल खोल लेते हैं, फिर दो उंगली से चेक करते हैं, उंगली ही चेक करते हैं, बॉडी पे कभी भी पानी नहीं फेंकते। जब बराबर हो जाता है फिर पैर पे डालना स्टार्ट करते हैं, ठीक, और मैंने अभी कहा आपको बहुत जल्दी है, ठीक, पानी जो टप में आया वो बिल्कुल ठंडा, और वो भी आप सोचो ठंडी के टाइम पे, जैसे आप हिसार का टेम्परेचर माइनस में जाना है, टंकी बिल्कुल ठंडी चिल्ड होगी, पानी भी उतना ही ठंडा।
आपने यूं डब्बा डुबोया और इधर, पता है जब इधर पानी गया तो वो फर्स्ट एंड लास्ट डब्बा होगा, क्योंकि दोबारा आप पानी नहीं डालने वाले हो। इतना तो पता होगा, क्योंकि हमारे शरीर पे जिस साइड में गया उसी साइड पानी को फिर हम गिराने की कोशिश करेंगे कि ये तो आ ही गया। दैट इज स्टिमुलाई। हमारी बॉडी ने स्टिमुलाई रिसीव कर ली, ठीक है। अब उसके बाद हम वो करते उठेंगे, जल्दी जल्दी कपड़े पहनेंगे और बाहर भाग के आएंगे, फिर चिल्लाएंगे सबके ऊपर कि किसने पानी बंद किया, ठंडा पानी आ गया। आपने कभी सोचा है बॉडी यही कॉन्ट्रैक्ट, और ये नहीं सोचते कि एक डब्बा डाल दिया बॉडी उतने पे हो गई नॉर्मल सेट, अगर दोबारा दूसरा डब्बा डालोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर एग्जाम्पल, सारे के सारे हरिद्वार जाते हैं, नहाया होगा, हरियाणा वाले सारे हरिद्वार ही जाते हैं पाप धोने। अगर हम उधर पहुंचे, पानी बहुत ठंडा होता है गंगा का, ठीक है, सीढ़ियां लगी हुई हैं, चेन लगा हुआ है, हम पहले टेम्परेचर बैलेंस करते हैं स्टार्टिंग, फिर उसके बाद एक सीढ़ी नीचे खसक के आते हैं तो हमारा बेस टच होना स्टार्ट, हो ठंडा हो रहा है, फिर ऊपर आके बैठ जाते हैं, फिर पैर से टेम्परेचर पूरा मेंटेन करते हैं कि पैर अगर रह गया तो मतलब बॉडी रह जाएगी, फिर सरक के एक सीढ़ी और नीचे जाते हैं तो आधा पैर डूबता है, फिर खड़े होते हैं तो केवल पैर डूबा रहता है, बाकी पोर्शन हमारा खड़ा रहता है। दैट इज स्टिमुलाई। बॉडी को स्टिमुलाई मिलती जा रही है, कॉन्ट्रैक्शन की पावर आती जा रही है। तो कॉन्ट्रैक्शन पता है विद इन सेकेंड का कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर वो रिलैक्स हो जाता है। हमें ठंड लगती है लेकिन एक डुबकी लगा लो और बाहर निकल जाओ, वो सारी ठंड खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि बॉडी कॉन्ट्रैक्ट होगी, फिर वापस रिलैक्स भी तो कर गई, तो हमें ठंड तो लगेगी ही नहीं। तो वो जो एक डब्बा डाल रखा है, दूसरा डब्बा भी डाल के देख लो, बॉडी उतनी ही सहेगी जितना पहले वाले डब्बे में डर लगा होगा। क्लियर है? तो यहां पर भी कॉन्ट्रैक्शन की बात करने जा रही हूं। कॉन्ट्रैक्ट होगा तो अपने आप रिलैक्स होगा। तो कॉन्ट्रैक्शन ये रहा, ये हमारा कॉन्ट्रैक्शन इसे कहते हैं। और इसी जगह वापस पोजीशन पहुंचना क्या कहलाता है? रिलैक्सेशन। आई बात समझ में? मस्ती बहुत कर ली, अब पढ़ लेते हैं। अब देखो, जैसे ही स्टिमुलाई आई, स्टिमुलाई किस पे आई? सेंस ऑर्गन पे। स्टिमुलाई आ गई सेंस ऑर्गन पे। सेंस ऑर्गन ने मैसेज किसको भेज दिया? ब्रेन को। सेंस ऑर्गन ने मैसेज किसको भेजा? ब्रेन को। जो मैसेज सेंस ऑर्गन से ब्रेन को लेके चली है उसका नाम है सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, अब ब्रेन ने मैसेज भेजा, क्योंकि मैसेज किसका है? मसल्स का है, तो मसल्स के पास मैसेज गया। मसल्स के पास जो मैसेज गया दैट इज न्यूरो मस्कुलर जंक्शन के पास। न्यूरो मस्कुलर जंक्शन के पास लेके कौन गया बच्चे? ये तो लेके जाएगी मोटर न्यूरॉन। और अगर मैं इंग्लिश में बात करूं, मतलब ये तो कॉमन लैंग्वेज है, अगर हम इसके हटके बात करते हैं तो सेंसरी इज नोन एज एफरेंट और मोटर इज नोन एज इफरेंट। बिल्कुल सही समझा। इसे हम एफरेंट न्यूरॉन कहते हैं और इसे हम इफरेंट कहते हैं। मैसेज ब्रेन ने भेज दिया, भाई तुम्हारा मैसेज है, तुम जानो। तुम कौन जानो? तो मसल्स के पास भेजा। तो ये न्यूरॉन आई, ये मसल है, इसको टच कर दिया। जब हमें पानी टच किया तो हमें स्टिमुलाई मिली, तो अब ये मसल्स को टच करेगा तो इसमें भी तो एक्टिवेशन चलेगी। क्या एक्टिवेशन चलेगी? अब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, या इसी को मोटर एंड प्लेट के नाम से भी जानते हैं। अब यहां पे आपका कॉन्ट्रैक्शन आ गया है, ठीक है। अब ये मैसेज आगे पास करेगा। आगे क्या? शॉर्ट टर्म्स में लिख रही हूं, सार्कोलेमा, क्योंकि मसल्स की जो आउटर कवरिंग होगी वो तो सार्कोलेमा कहलाएगी। सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्म एंड सार्कोन्ड्रिया, ये तीन के तीनों क्या हो जाएंगे? डीपोलराइज्ड। डीपोलराइज्ड का मतलब है एक्टिव हो गए, एक्शन पोटेंशियल इसमें आ गया, इट बिकम हाईली एक्टिव। अब इसके एक्टिव होते ही सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिलीज, ये भी एक्टिव होगा। और अगर ये एक्टिव हुआ तो ये क्या रिलीज कर दिया? कैल्शियम।
इसने कैल्शियम रिलीज कर दिया। कैल्शियम रिलीज कहाँ के, सारी कहानी चल कहाँ रही है, सार्कोप्लाज्म में, तो रिलीज कैल्शियम इन सार्कोप्लाज्म। इसने कैल्शियम को सार्कोप्लाज्म में डाल दिया। अब सार्कोप्लाज्म में स्कैटर्ड है, फैल के चल रहा है। अब इसको रिसीव कौन करेगा, अभी हमने पढ़ा था टीपीसी, कैल्शियम रिसीव्ड बाय टीपीसी, ट्रोपोनिन कैल्शियम रिलीजर के पास ये आएगा और ये इसको क्या करेगा, रिसीव करके स्टोर कर लेगा। ठीक है, अब इसके बाद मेन चीज, टीपीसी ने कैल्शियम रिसीव किया एंड रिलीज कैल्शियम, which bind by head of मायोसिन। मायोसिन के हेड पे कैल्शियम बाइंडर है। जब कैल्शियम बाइंडर है तो कैल्शियम रिलीज करेगा तो ये उसको बाइंड करेगा एंड क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। अब ब्रिज फॉर्मेशन टेक हो गई। जब ब्रिज बन गया तो अब एक दूसरे को खींचेंगे। खींचेंगे कैसे, ये ऐसे है, ये आया एक्टिन, ये है मायोसिन, तो मायोसिन अपनी जगह पे रहेगा और एक्टिन को खींच लेगा। ये चीज मेन पॉइंट है। पोजीशन ऑफ मायोसिन रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट। मायोसिन की पोजीशन कांस्टेंट होती है। एक्टिन स्लाइड ओवर मायोसिन, एक्टिन स्लाइड ओवर मायोसिन, एक्टिन स्लाइड करेगा ना कि मायोसिन। मायोसिन अपनी पोजीशन पे एज इट इज रहेगा। अब एक्टिन मायोसिन पे स्लाइड हो गया तो जो डिस्टेंस थी सार्कोमियर की वो क्या हो गई, कम, डिक्रीज लेंथ ऑफ सार्कोमियर, और इसी को कहते हैं रिजल्ट। रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट में आप इसे क्या कहेंगे, मसल कॉन्ट्रैक्ट। फिर से एक बार देख लो बच्चे, स्टिमुलाई हमारे सेंस ऑर्गन पे आई, सेंस ऑर्गन से ब्रेन के पास गई, ब्रेन से न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के पास गई, वहां पे मसल्स के सार्कोप्लाज्म, सार्कोलेमा और सार्कोन्ड्रिया, इन सबको डीपोलराइज्ड कराया, जिसकी वजह से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्टिव हो गया। इसके एक्टिव होने की वजह से ये कैल्शियम को रिलीज कर दिया। कैल्शियम रिलीज हुआ सार्कोप्लाज्म में, फिर ट्रोपोनिन ने इस कैल्शियम को रिसीव किया और जब रिलीज किया तो मायोसिन के हेड ने इसको बाइंड कर लिया। जब ये क्रॉस फॉर्मेशन, ब्रिज फॉर्मेशन बनी तो एटीपी रिलीज्ड आउट, एटीपी एनर्जी रिलीज होती है जिसकी वजह से एक्टिन स्लाइड ओवर मायोसिन, एक्टिन मायोसिन के ऊपर स्लाइड कर जाता है और मायोसिन की पोजीशन रिमेन्स कांस्टेंट। डिस्टेंस एक्टिन का कम हो जाता है और सार्कोमियर का डिस्टेंस कम होना, दैट इज यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये शो करता है कि मसल्स क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट। रिलैक्स कराने के लिए जस्ट बैक चले जाओ। बैक का मतलब है जहां पे ब्रिज बना था, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि कोई भी चीज अगर बनेगी तो वो तोड़ी भी तो जा सकती है। इनहिबिटर आर देयर, इनहिबिटर रिलीज होगा, इस इनहिबिटर के रिलीज होने की वजह से क्या होगा, सारी चीजें बैक जाएंगी। इनहिबिटर के आते ही ब्रिज टूटा, ब्रिज के टूटते ही सब कुछ डीपोलराइज की जगह अब रीपोलराइज हो जाएगा। जब सारा रीपोलराइज होगा तो मसल्स क्या हो जाएंगी, रिलैक्स्ड। आ गई बात समझ में? यहां तक आज आपने ध्यान से रीड करना है, क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे पूछूंगी, इसके क्वेश्चंस भी आपसे पूछूंगी, प्लस इसके अलावा अगर आपसे एक और बात करूं कि नेक्स्ट टॉपिक आपको, क्योंकि चैप्टर की समरी है और जब चैप्टर की समरी है तो सब कुछ उसके अंदर आएगा, नोट पॉइंट, मेन पॉइंट्स उसी में रहेंगे। तो मेन इसके लिए अगली क्लास में हम आते हैं। ओके, थैंक यू।